हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं। बहुत ज्यादा काम आने वाला टॉपिक है कॉन्टेक्स्ट एपीआई। इसी के साथ आप बहुत सारे प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। इवन अगर आप यहाँ पर रिएक्ट की बात करें ना, उसमें जो ज्यादा यूज करते हैं हम कॉन्टेक्स्ट एपीआई यूज करते हैं। यहाँ पे पिछली वीडियो में मैंने सारी हुक्स करवाई थी, उसमें एक हुक थी यूज कॉन्टेक्स्ट। इसी को हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो पहले हम इसको देख लेते हैं क्यों इसको यूज किया जाता है, आखिर इसको लॉन्च करने का मेन मकसद क्या था। तो आप यहाँ पे फिलहाल भूल जाओ कॉन्टेक्स्ट एपीआई को। कॉन्टेक्स्ट एपीआई आने से पहले कैसे काम होता था, पहले वो देख लेते हैं। ये मेरे पास एक डायग्राम है, यहाँ पर C1 लिखा हुआ है, ये एक मेन कंपोनेंट होगा हमारा। अगर आपको पता है रिएक्ट में थोड़ा बहुत आपने काम किया है, तो यहाँ पर हम मल्टीपल कंपोनेंट्स क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर छोटे छोटे कंपोनेंट बनाए जाते हैं, तो ये आप इसको एक मेन कंपोनेंट बोल सकते हैं। उसमें एक मेन होता है, पेरेंट कंपोनेंट भी बोल सकते हैं। उसके फर्दर छोटे छोटे कंपोनेंट्स मैंने क्रिएट किए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये वाला जो कंपोनेंट है C4 C1 के अंडर आता है, C2 के अंडर आते हैं ये दो कंपोनेंट है। तो यहाँ पर मेन जो प्रॉब्लम थी वो क्या थी, एक मैंने मान लो C1 के बीच एक वेरिएबल मैंने क्रिएट कर दिया, ठीक है। यहाँ पर हम लगा देते हैं, एक मैंने वेरिएबल क्रिएट करना है, तो मैं यहाँ से करती हूँ एक सर्कल क्रिएट कर देती हूँ, या फिर ये रेक्टेंगल। इसका नाम मैं दे देती हूँ वेयर ए। ए नाम का मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट कर दिया, वो भी C1 कंपोनेंट में। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या थी, अगर C7 ने इस वेरिएबल ए वाले को यूज करना है, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास जो ए वाला वेरिएबल है ना, इसने ये वाला वेरिएबल यूज करना चाहते हैं C7, तो वो कैसे करेगा। तो यहाँ पे पता पहले काम कैसे होता था, C1 से पहले इसने वेरिएबल यूज करना है, ये वाला C1 में वो कंपोनेंट में क्रिएट किया गया है। C7 ने पहले C5 पे जाना है, C2 पे जाना है, फिर C1 को बोलना है कि मुझे ये वेरिएबल चाहिए। सेम ऐसे ही ये प्रोसेस चलना है। C1 ने वेरिएबल C2 को भेजना है, C2 ने C5 को भेजना है, C7 को भेजना है, फिर C5 ने। सेम ऐसे ही अगर C6 ने यूज करना हो, तो ये यहाँ पर ऐसे आएगा, वेरिएबल C1 ने C3 को भेजना है, C3 वो भेजेगा C6 को, फिर जाके ये C6 ए वेरिएबल को यूज कर पाएगा। बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। यहाँ पर हम इनके साथ इंटरेक्ट क्यों करें, अगर C7 को वेरिएबल चाहिए वो डायरेक्ट जंप करे यहाँ से यहाँ पे आ जाए। तो ये C7 डायरेक्ट इंटरेक्ट करेगा C1 के साथ, C2 C5 के साथ इसका कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। यही प्रॉब्लम थी जिसको सॉल्व करने के लिए हमने यहाँ पर यूज की कॉन्टेक्स्ट एपीआई। इसीलिए इसको लॉन्च किया गया था, क्योंकि रिएक्ट में छोटे छोटे कंपोनेंट क्रिएट करना ही इसका मेन मकसद होता है, ताकि आपकी लार्ज एप्लीकेशन को बहुत ही छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके इसको इजी वे में बनाया जाए। तो यहाँ पर अगर ये वाला कॉन्सेप्ट हम ऐड नहीं करते, इसका मतलब है फिर से वो कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट हो जाती। हमें सारे के सारे कंपोनेंट में हर एक वेरिएबल को भेजना पड़ता, बहुत ज्यादा टाइम लगता है इस प्रोसेस में। इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए कि C7 को वेरिएबल चाहिए, वो डायरेक्ट C1 को बोलेगा, C1 डायरेक्ट C7 को वेरिएबल भेज देगा। सेम ऐसे C4 को चाहिए, तो C1 डायरेक्ट भेजेगा C4 को। तो यहाँ पर C1 का कोई भी काम नहीं रहेगा बीच में। तो बस यहाँ से यहाँ तक C1 से C4 तक जंप करने को ही हम कॉन्टेक्स्ट एपीआई बोलते हैं। तो ये वाले जो बीच वाले सारे के सारे कंपोनेंट, यहाँ पे इनका काम सारा खत्म कर दिया गया। इन सब को हम प्रैक्टिकली देखेंगे कैसे यूज करते हैं। हम चलते हैं कोडिंग के ऊपर, जहाँ पे इसे सब हटा देते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं रिएक्ट को, और थोड़ा सा इसको कर देते हैं जूम। बिल्कुल एग्जाम्पल के साथ इसको समझने वाले हैं, एक फंक्शन भी क्रिएट कर देते हैं ऐप नाम का, और इसको कर देते हैं हम एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ऐप। सबसे पहले तो बात आती है कि आपको कॉन्टेक्स्ट एपीआई क्रिएट करनी आनी चाहिए। तो यहाँ पे चलते हैं, हम अपने सिलेबस पे भी एक बार चले जाते हैं। क्या क्या सीखेंगे इसमें, कॉन्टेक्स्ट एपीआई का ओवरव्यू, क्रिएट कैसे करते हैं, प्रोवाइडर कंज्यूमर क्या होता है, और यूज कॉन्टेक्स्ट बुक को इसके साथ कैसे यूज करते हैं। फिर हम इसमें एक छोटा सा प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। तो ये यहाँ पर प्रोवाइडर कंज्यूमर क्या है, ये जब हम इसको यूज करेंगे तब समझेंगे। सबसे पहले तो देख लेते हैं कि इसको हम क्रिएट कैसे करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी, इधर लिखना है कॉन्स्ट। कॉन्स्ट के साथ आपने एक नाम देना है, तो मैं यहाँ पर नाम दे देती हूँ माई कॉन्टेक्स्ट इज इक्वल टू, क्रिएट करना है कॉन्टेक्स्ट। बस यही तरीका है इसको क्रिएट करने का। तो इसके बीच आपने कोई भी वैल्यू लिख देनी, मैं चाहती हूँ डिफॉल्ट वैल्यू।
ये कुछ होगा, इसमें डिफॉल्ट वैल्यू है, इसको हम यूज करेंगे, ठीक है। यही वो चीज है जो मैं जहाँ पे बोल रही थी कि जहाँ पे एक वेरिएबल होगा, वेरिएबल ये मैंने क्रिएट किया, C7 इसको यूज करना है। सेम ऐसे ही मैंने यहाँ पर ये वाली को डिफॉल्ट वैल्यू क्रिएट की, इसको यूज करना है। तो यहाँ पर देखो मैंने जैसे इसको क्रिएट किया, यहाँ पर देखो क्रिएट कॉन्टेक्स्ट अपने आप ही इम्पोर्ट हो गया। लेकिन यहाँ पे इम्पोर्ट नहीं करेंगे, इसको आपने उठा लेना है यहाँ से, यहाँ पे जाके इसको पेस्ट करो। ये BM वाला नहीं आना चाहिए, नहीं तो आपके पास एरर आनी है। हम इसको लगाएंगे यहाँ पे, तो ये इंपोर्ट हो जाना चाहिए। तो ये है एक तरीका, इसको इनिशियलाइज इनिशियलाइज भी कर सकते हैं, बोल सकते हैं, या इसको क्रिएट करना बोलते हैं। तो ये कॉन्टेक्स्ट एपीआई मैंने कर दी क्रिएट, बस इतना ही इसका काम है। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब ये जो मैंने लगाया हुआ है कॉन्स्ट, यहाँ पर माई कॉन्टेक्स्ट लिखा है ना, इसको हम फंक्शन ऐप के बाहर लिखते हैं। ये पिछली वीडियो में मैंने बताया था। यहाँ पर फंक्शन, जो मेन फंक्शन होता है, इसके बाहर आपने इसको क्रिएट करना होता है, यहाँ पे टॉप पे। अब यहाँ पे चलते हैं, एक नया मैंने यहाँ पर बताया है, यहाँ पर दो है मेरे पास। ये मेरे पास एक प्रोवाइडर होता है, एक कंज्यूमर होता है। अब इनकी बारी है, प्रोवाइडर एंड कंज्यूमर क्या होता है, आप यहाँ से ही देख सकते हैं एग्जाम्पल के साथ। एक इसमें प्रोवाइडर होगा, एक कंज्यूमर होगा। प्रोवाइडर वो होता है जिसके बीच एक एग्जाम्पल क्रिएट की है, जिसके बीच आपने कॉन्टेक्स्ट एपीआई को क्रिएट करना है। C1 यहाँ पे प्रोवाइडर रहेगा, कंज्यूमर वो होगा जिसने इसको यूज करना है। C7 इसमें कंज्यूमर रहेगा। तो ये दोनों हमें क्रिएट करने पड़ेंगे। कैसे क्रिएट करने हैं, यहाँ पे फंक्शन ऐप के बाहर आना है, कॉन्स्ट एक नाम दे देना है। तो मैं यहाँ पे माई प्रोवाइडर क्रिएट करूंगी पहले। मैं प्रोवाइडर लिखूंगी यहाँ पर, ये हो गया प्रोवाइडर। एक यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट होता है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट पास कर देते हैं। अब यहाँ पे मैं इसको बोलूंगी कि इसको रिटर्न कर दो। यह प्रोवाइडर क्रिएट कर रही है, किसको रिटर्न करना है, माई, यहाँ पे लिखो माई कॉन्टेक्स्ट, एक्सेप्ट कर लेते हैं। कैसे करना है, माई कॉन्टेक्स्ट मैंने क्रिएट किया है, जो कॉन्टेक्स्ट आपने क्रिएट किया है उसको हम यूज करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी माई कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर। एक प्रोवाइडर होता है तो यहाँ पे प्रोवाइडर आएगा। वैल्यू जहाँ पे आप लिखो, ये वाली जो लिखी है वैल्यू, न्यू वैल्यू लिख लो, जहाँ पे मैं प्रोवाइडर वैल्यू लिख दे देंगे, प्रोवाइडर वैल्यू। कुछ भी आपने यहाँ पे वैल्यू एक लिखनी है। और ये वाला चिल्ड्रन यहाँ पे ऐसे ही रहेगा, और इसको हम यहाँ पे बंद भी कर देते हैं, माई कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर। यहाँ पे ये स्टार्ट होकर यहाँ पर ये बंद भी होना चाहिए। ये इसका सिंटेक्स है। किसी भी प्रोवाइडर को क्रिएट कर हम ऐसे करते हैं, ठीक है। यहाँ से ये स्टार्ट हो गया और यहाँ पे आएगा एरो फंक्शन ऐसे। ये हो गया इसको क्रिएट करने का तरीका। ये मेरे पास क्या रहेगा, प्रोवाइडर। यहाँ पे मैं लगा देती हूँ कमेंट बॉक्स में, एक प्रोवाइडर होगा, एक कंज्यूमर होगा। ये मैंने एक प्रोवाइडर क्रिएट कर दिया। सेम ऐसे ही हम एक कंज्यूमर के क्रिएट करेंगे। यहाँ पे देखो कॉन्स्ट माई कंज्यूमर, नाम सेम ही रखेंगे, जैसा काम वैसा नाम रखेंगे, माई कंज्यूमर। यहाँ पर लिखो सेम ऐसे ही जैसे पहले हमने क्रिएट किया है एरो फंक्शन के साथ। अब ये रिटर्न कर दे, रिटर्न क्या करेगा, माई कॉन्टेक्स्ट। दोनों सेम ही यूज करेंगे, माई कॉन्टेक्स्ट। अब यहाँ पे कंज्यूमर आएगा, ना कि प्रोवाइडर। अब ये आप यहाँ पर कंज्यूमर, यहाँ से आप ऐसे लिखेंगे, यहाँ पर एक प्रोवाइडर आएगा जहाँ पे इसको क्रिएट किया गया है, एक कंज्यूमर आएगा जो इसको यूज करेगा। तो यहाँ पर आएगा डॉट कंज्यूमर, ऐसे क्रिएट करनी है, ठीक है। डॉट कंज्यूमर, इसके बीच में क्या यूज कर रही हूँ, यहाँ पे लिखो वैल्यू यूज करनी है। वैल्यू डिव के अंदर यूज करेंगे, डिव कुछ भी लिख लो, द कॉन्टेक्स्ट वैल्यू इज, यहाँ पे लिखो वेरिएबल, कौन सा, वैल्यू। अब जे वाला जो वैल्यू है इसको हम यूज करेंगे, जो भी वहां पे वैल्यू होगी, ठीक है। फिलहाल इसको भूल जाओ, बाद में देखेंगे क्या है। अब इसको हमने ऐप वाले कंपोनेंट में जाके, ये है ऐप वाला कंपोनेंट, इसके बीच हमने इसको रिटर्न करना है। रिटर्न, यहाँ पे मैं लिखूंगी क्या रिटर्न करना है। सबसे पहले तो मेरे पास माई प्रोवाइडर आएगा, तो मैं यहाँ पे प्रोवाइडर वाला ऐसे कॉल कर दूंगी, जहाँ पे बोल सकते हैं इसका जो एंडिंग टैग भी होगा माई प्रोवाइडर। ये वाला फिर हटा देते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पे माई प्रोवाइडर को करेंगे कॉल, उसके बाद आएगा माई कंज्यूमर। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी माई कंज्यूमर ऐसे। आप डायरेक्ट ऐसे ही यहाँ पर इसको बंद कर सकते हैं बैक स्लैश के साथ, ठीक है। ये होगा मेरे पास कंप्लीट, और यहाँ पे आएगा बैक स्लैश। सेव कर देते हैं, इसको कर देते हैं रिफ्रेश। अब यहाँ पे मेरे पास आ गया, ठीक है, आउटपुट आ चुकी है।
यहाँ पे आउटपुट क्या है, इसको हम बंद कर देते हैं, कंसोल की जरूरत नहीं पड़ेगी। द कॉन्टेक्स्ट वैल्यू इज प्रोवाइडेड वैल्यू। अब यहाँ पे मेरे पास क्या है, मैंने यहाँ पे वैल्यू लिखा हुआ है, ये कहाँ से आई है, यहाँ से। ये एक डिफॉल्ट वैल्यू होती है, ठीक है। और ये है मैंने जो क्रिएट किया, प्रोवाइडर मतलब है ये वाला, प्रोवाइडर है ये वाला। इसमें जो भी वेरिएबल यूज किया है ना, यहाँ पे एक्सेस किया है हमने। यहाँ पे देखो, एक मैंने यहाँ पर प्रोवाइडर क्रिएट किया है, उसके बीच कुछ भी मैंने वैल्यू ऐड कर दी, कुछ भी वैल्यू हो सकती है, आप कोई कलर भी ऐड कर सकते हैं, कोई बटन क्रिएट कर सकते हैं, उस बटन को आप यहाँ नेक्स्ट वाले कंपोनेंट में यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक प्रोवाइडर वैल्यू लिखी, टेक्स्ट लिखा, और इसको मैंने यूज कर लिया यहाँ पे, ये रहा मेरे पास, ठीक है। इधर ये वाली जो वैल्यू है, इसको हम यहाँ पे बहुत ही आसानी से यूज कर सकते हैं। ये इसका बेसिक एक एग्जांपल है, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। अभी ये तो था प्रोवाइडर एंड कंज्यूमर के साथ। अब यहाँ पर एक और इसमें टॉपिक आता है कि इसको हम यूज कर सकते हैं यूज कॉन्टेक्स्ट के साथ। यहाँ पे देखो, मैं दिखा देती हूँ अपना जो सिलेबस है। यहाँ पे मैंने यूज कॉन्टेक्स्ट हुक साथ में लिखा है, तो इसको हम इस यूज कॉन्टेक्स्ट के साथ कैसे यूज करते हैं, तो उसको हम इसी के बीच ऐड करेंगे। जो ये एग्जाम्पल हमने क्रिएट की है ना, कंज्यूमर वाली, कंज्यूमर के बाद हम लगा देते हैं। यहाँ पे हमारा कंज्यूमर खत्म हो जाता है, इधर आपने लिखना है कॉन्स्ट, नाम दो कोई इसको, हुक कंपोनेंट दे देते हैं। अब यहाँ पे हम यूज कॉन्टेक्स्ट यूज करने वाले हैं। मैं यहाँ पे लिखूंगी कॉन्स्ट वैल्यू इज इक्वल टू यूज कॉन्टेक्स्ट। अब यहाँ पे आएगा यूज कॉन्टेक्स्ट, कौन सा आना है, माई कॉन्टेक्स्ट, जो हमने क्रिएट किया है। यूज कॉन्टेक्स्ट के साथ हम कैसे इसको लगाते हैं वो भी आप इसमें यूज कर सकते हैं। सब कुछ एक ही कोड में यूज कर सकते हैं आप। रिटर्न करना है div के अंदर, क्या रिटर्न करना है, द कॉन्टेक्स्ट वैल्यू इज, वैल्यू यूजिंग लिख लो, यूज कॉन्टेक्स्ट, हमें पता चल जाएगा इज, यहाँ पे आएगा वैल्यू। और जे वाला जो है, इसको हम यहाँ पे कर देते हैं, इधर यूज करना है, तो आप इसको लगाओ ऐसे, या डायरेक्ट यहाँ पे इसको बंद कर सकते हैं। जब तक आप इसको मेन कंपोनेंट के बीच जाके ऐसे कॉल नहीं करेंगे या एंटर नहीं करेंगे, तब तक ये वर्क नहीं करेगा। रिफ्रेश करो। अब यहाँ पे दो है, ठीक है। एक यहाँ पे प्रोवाइडेड वैल्यू है, एक यहाँ पे मेरे पास दूसरी प्रोवाइडेड वैल्यू है। मैंने यहाँ पर एक यूज कॉन्टेक्स्ट के लिए उसको यूज किया है, कॉन्टेक्स्ट एपीआई को। जे वाली हमने एक कॉन्टेक्स्ट एपीआई क्रिएट कर दी थी, जे वाली प्रोवाइडर के बीच, इसी को हम यूज करने वाली हैं। जो जो आप यहाँ पे ऐड करते जाएंगे वो हर एक कंपोनेंट में आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे करना है तो आप यहाँ पे इजीली कर सकते हैं, यहाँ पर इसका कोई रोल नहीं है। अगर मैं चाहती हूँ ऐसा करते हैं, इसको हटा के देख लेते हैं, कंट्रोल यहाँ पे एक्स कर दो, माई कंज्यूमर यहाँ से भी हटाना पड़ेगा। इसको रिफ्रेश करो। अब देखो, किसी का कोई लेना देना नहीं है, जिसको जरूरत है वो यूज कर सकता है। जरूरी नहीं मैंने जो बीच में कंज्यूमर बनाया है उसको लगाना जरूरी है। आप डायरेक्ट जाके यूज कॉन्टेक्स्ट के साथ भी इसको लगा सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि बीच में सब कुछ हमने ऐड करना है। जिसको जरूरत है बस वही उस वेरिएबल को यूज कर सकते हैं। अगर आपने नेक्स्ट और एक कंपोनेंट क्रिएट करना है, आप 10 कंपोनेंट क्रिएट कर सकते हैं। ऐसे ही कंज्यूमर प्रोवाइडर सारे के सारे आप जितने मर्जी कंज्यूमर क्रिएट कर सकते हैं। प्रोवाइडर आपका एक मेन रहेगा, यहाँ पर कंज्यूमर जितने मर्जी क्रिएट करते जाओ, वहां पर आप उसकी वैल्यू को यूज कर सकते हैं बिना किसी टेंशन के, ठीक है। अब इसमें क्रिएट करते हैं नेक्स्ट, एक छोटे सा हम प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। उसके लिए आपको इसकी डायरेक्टरी सेट करनी पड़ेगी, मतलब ये जहाँ पे एक कंपोनेंट क्रिएट करते हैं, ये वाला जो सोर्स फोल्डर है, इसमें जाके कंपोनेंट्स नाम का फोल्डर क्रिएट करो। कंपोनेंट्स, ये एक फोल्डर क्रिएट हो गया। इसके बीच पेज क्रिएट करना है, इसका नाम हम रख देते हैं थीम स्विचर। तो मैं बेसिकली क्रिएट करने वाली हूँ एक टॉगल, यहाँ पे इसको डॉट जीएस नाम के साथ सेव कर देते हैं। एक और क्रिएट करना है, इसी के बीच कंपोनेंट्स के बीच ही क्रिएट करना है, इसका नाम हम रखेंगे थीम या थीम्ड बटन डॉट जीएस। तो ये हो गए दो कंपोनेंट। एक हमने कॉन्टेक्स्ट नाम का फोल्डर क्रिएट करना है, इसी के बीच ही क्रिएट करेंगे। फोल्डर क्रिएट करना है एक नया, जरूरी नहीं आपने सारे फोल्डर क्रिएट करने हैं, आप बाहर भी रख सकते हैं।
तो मैं जहाँ पे कॉन्टेक्स्ट नाम इसका रखूंगी, इस फोल्डर के अंदर हम जहाँ पे रखेंगे, यही मेन कंपोनेंट है जिसकी मैं बात कर रही थी। यहाँ पर पहले कॉन्टेक्स्ट इसको क्रिएट कर देते हैं, ये हो गया। अब यहाँ पे चलते हैं, जो मैं यहाँ पे बता रही थी, C1 कंपोनेंट है, C2 कंपोनेंट है, C3 कंपोनेंट, ये सारे के सारे यही कंपोनेंट है जो मैंने क्रिएट किए हैं। एक ये वाले फोल्डर में दो कंपोनेंट अलग है, इस फोल्डर में तो ये एक कंपोनेंट अलग है। अब आपको समझ आएगी एक्चुअली में हम इसको कैसे यूज करते हैं अलग अलग कंपोनेंट में। जब तक कोई प्रोजेक्ट क्रिएट नहीं करते तो हमें कुछ भी नहीं समझ आती, मुझे भी नहीं समझ आती जब तक पहले पहले की बात है, जब मुझे कोई एग्जाम्पल के साथ या प्रोजेक्ट के साथ नहीं समझ आता था तो मुझे समझ ही नहीं आती। इसीलिए मैंने यहाँ पे एक छोटा सा प्रोजेक्ट अभी क्रिएट करना है। सबसे पहले तो हम चलते हैं, आपका ऐसे ही सेम होना चाहिए जो इधर मेन है हमारे पास सोर्स डायरेक्टरी। सबसे पहले थीम कॉन्टेक्स्ट पे चलते हैं। कॉन्टेक्स्ट वाले पेज पे जो थीम कॉन्टेक्स्ट है, इंपोर्ट कर लेते हैं रिएक्ट को फ्रॉम रिएक्ट। यहाँ पे फंक्शन ऐसे क्रिएट कर लेते हैं, आपकी मर्जी है, आप एरो फंक्शन भी क्रिएट कर सकते हैं। डिफॉल्ट है, इसके बीच हम क्या क्रिएट करेंगे, कॉन्स्ट एक मैंने क्रिएट करना है, इसका नाम रखेंगे थीम कॉन्टेक्स्ट। ये मैंने एक कॉन्टेक्स्ट एपीआई क्रिएट कर दी मान लो, ठीक है, क्रिएट कर दो इसको, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, एंटर करो। जी इंपोर्ट भी होना चाहिए, एंटर कर दिया करो जी, अपने आप इंपोर्ट हो जाता है, ठीक है। और जहाँ पे मेरे पास ऐसे ही आता है तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे, ऐसे इसलिए आता है क्योंकि मैंने रिएक्ट को पहले ही इंपोर्ट किया है। ऐसे बीएम वाला साथ में नहीं आना चाहिए, नहीं तो ये वर्क नहीं करेगा। अब ये वाला थीम कॉन्टेक्स्ट मैंने क्रिएट कर दिया, ठीक है, ऐसे। ये तो सबसे पहले क्रिएट करने की बात होगी, और यहाँ पर इसको फिर से हमने फंक्शन के बाहर लगाना है, ये हम भूल जाते हैं बार बार। इसके बाहर हमने क्रिएट करना है, ठीक है। ये वाला जो मैंने फंक्शन क्रिएट किया है, इधर हम लिख देते हैं, फंक्शन का ऐप नाम नहीं रखेंगे, इसका नाम रखेंगे थीम प्रोवाइडर। यहाँ पे थीम प्रोवाइडर, और इसको कॉन्स्ट के साथ बना लेते हैं, कोई जरूरी नहीं है कॉन्स्ट के साथ बनाना है, वो बस हमें आदत है कि हम यहाँ पर एरो फंक्शन के साथ क्रिएट करते हैं, ऐसे सही है। कॉन्स्ट के साथ आप क्रिएट कर सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट बना लो। और जहाँ पे इसका एक ऑब्जेक्ट पास करना है, चिल्ड्रन लिख देते हैं, चिल्ड्रन नाम कुछ भी रख सकते हैं, कॉन्स्ट। अब जहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करना है, थीम नाम का क्रिएट कर लो, थीम सेट कर लो थीम को, यही वेरिएबल है जो हम यूज करेंगे। यूज स्टेट, मैं जहाँ पे लिखूंगी लाइट। लाइट थीम में चाहती हूँ जब भी टॉगल टॉगल पे क्लिक करें कभी ब्लैक हो जाए कभी लाइट हो जाए, तो यहाँ पे लाइट वाला मैंने क्रिएट कर दिया, ठीक है। इसके बीच एक और कॉन्स्ट बनाना है, नाम इसको हम दे देते हैं कॉन्स्ट एज, एक फंक्शन रहेगा, नाम इसको टॉगल थीम दे देते हैं क्योंकि इसको हम यूज करेंगे बटन क्लिक पे। टॉगल थीम इसका नाम दे दिया। टॉगल थीम क्या करेगा, सेट कर दो थीम को। क्या थीम सेट करनी है, एक मेरे पास होता है प्रीवियस थीम, ये नाम एक मैंने दे दिया कि जो भी प्रीवियस थीम है वो सेट कर दो। प्रीवियस थीम यहाँ पे क्या रहेगी, ट्रिपल इज इक्वल टू, या तो लाइट होगी या होगी डार्क, यहाँ पे लिख दो डार्क। या लाइट थीम होगी या डार्क होगी, या तो ब्लैक कलर का होगा या व्हाइट कलर का, तो दोनों में से एक को हम सेट कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास इश्यू क्या है, ये वाली होगी यहाँ से, और प्रीवियस थीम स्पेलिंग भी सही है, यहाँ पे एरो फंक्शन भी है, ट्रिपल इज इक्वल टू लाइट, इसमें भी स्पेस दे देते हैं। और जहाँ पे आएगा मेरे पास एक, इधर एक जो लाइट है, या तो लाइट होगी या तो डार्क होगी, और यहाँ पे आएगा मेरे पास ये कॉलम, ये टर्नरी ऑपरेटर का है लाइट। तो ये अगर मेरे पास लाइट है थीम तो वो डार्क भी हो जाए, अगर यहाँ पे डार्क में है तो वो लाइट में हो जाए। ये टर्नरी ऑपरेटर है, एक ही लाइन में आप तीन चार कंडीशन लगा सकते हैं। अगर मेरे पास जैसे ये वाला है ना VS कोड, अगर ये लाइट है तो यहाँ पे जैसे ही टॉगल पे क्लिक करेंगे वो डार्क हो जाए, अगर वहां पे डार्क है ब्लैक कलर का है जैसे ही क्लिक करेंगे वो व्हाइट कलर का लाइट हो जाए। चलिए ये एक टॉगल थीम हमने क्रिएट कर दिया, ये एक बटन मान सकते हैं, तो ये हम क्रिएट करेंगे। यहाँ पे जे वाला जो है इसके बीच हमें एक रिटर्न लगाना पड़ेगा अभी। अगर हमने जहाँ पे क्रिएट किया है ना, तो हम यहाँ पे इसको इधर यूज भी करेंगे। यूज कैसे करेंगे, ये वाला जो इधर लगाओ,
ये वाला जो थीम प्रोवाइडर है, इधर से स्टार्ट हुआ खत्म, यहाँ पे एक रिटर्न लगाओ। रिटर्न के बीच जो हमने क्रिएट किया है थीम कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर, तो यहाँ पे हम ऐसे लिखेंगे और ये यहाँ पर हो जाए बंद, हो गया। और जहाँ पे हम इसे लिखेंगे बोलेंगे, एक मैंने वैल्यू यूज करनी है, कौन सी, जो हमने क्रिएट की है थीम। ये वैल्यू वो होती है जो हमने यहाँ पर ये क्रिएट किया है, ये देखो थीम वाला वेरिएबल क्रिएट किया है, वही हम यूज करने वाले हैं। एक मैंने ये यूज करना है, एक मैंने यूज करना है टॉगल थीम। तो बस इन दोनों को यूज करेंगे। टॉगल थीम क्या है, जी वाला, कि इस पे क्लिक करेंगे तो कभी लाइट कभी डार्क होती जाएगी। और यहाँ पे हम लिखेंगे चिल्ड्रन। ये एग्जांपल मैंने इसीलिए क्रिएट की है क्योंकि यहाँ पर ऑनलाइन मुझे एक असाइनमेंट मिली थी, एक कंपनी की असाइनमेंट थी, उन्होंने मुझे एक असेसमेंट दी, जैसे मान लो कि वहां पर मैंने एक टॉगल क्रिएट करना है, ठीक है। बहुत ही सिंपल प्रोजेक्ट था, विदाउट कॉन्टेक्स्ट एपीआई हम यूज करेंगे, बहुत ही 5 मिनट का ये सारा काम है, 5 मिनट भी बहुत ज्यादा है। एक बटन पे क्लिक करेंगे, वहां पर टॉगल थीम होगी, वो चेंज होती जाएगी, लेकिन उनकी एक शर्त थी कॉन्टेक्स्ट एपीआई के साथ ही क्रिएट करना है, तो इसके लिए थोड़ा सा टाइम लग जाता है हमें, इसीलिए मैंने इस एग्जाम्पल को क्रिएट किया है। और यहाँ पे जो ये ऑब्जेक्ट होता है ना, इसको हम हमेशा यहाँ पे पास करते हैं। तो ये तो हो गया हमारा एक पेज क्रिएट, ठीक है। मैंने यहाँ पर जो प्रोवाइडर यूज कर लिया है, प्रोवाइडर के साथ हमने कोई भी कॉन्टेक्स्ट जो भी क्रिएट करना था क्रिएट कर दिया, एक वेरिएबल क्रिएट कर दिया। हम चलते हैं स्विचर की तरफ, थीम स्विचर। यहाँ पे भी इंपोर्ट कर लेते हैं रिएक्ट को फ्रॉम। ये सारा काम एक पेज में भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं आपने अलग अलग कंपोनेंट ही क्रिएट करने हैं, आप एक में भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। यहाँ पे रिएक्ट, अभी यहाँ पे आ गया, इसमें भी हम कॉस्ट के साथ ही क्रिएट करेंगे, कॉस्ट नाम इसको दे देते हैं थीम, सेम ऐसे ही थीम स्विचर ही देंगे जैसे हमने क्रिएट किया है थीम स्विचर। यहाँ पे इसको कर दो बंद। अब यहाँ पर हमें कोई भी ऑब्जेक्ट पास करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमने वो पास किया है प्रोवाइडर के बीच। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम एक कॉन्स्ट बनाएंगे थीम। अब ये थीम वहां से आएगा, एक मेरे पास टॉगल थीम था, एक मेरे पास थीम, ये वाला कहाँ से आना है, अब हम उधर चलते हैं जिधर हमने इसको यूज किया था, कॉन्टेक्स्ट वाले में था यहाँ पे। यहाँ पे देखो मैंने इसको बोला है कि मैंने किस किस की वैल्यू यूज करनी है, एक तो थीम की करनी है, एक मैंने यहाँ पर टॉगल थीम वाली करनी है, तो ये दोनों हम यूज करने वाले हैं, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे ऐसे लिखा है। इसकी वैल्यू चेंज नहीं करनी, अगर आप यहाँ पे चेंज करेंगे तो उधर भी चेंज करनी पड़ेगी। यूज कॉन्टेक्स्ट, अब यहाँ पे यूज कॉन्टेक्स्ट को हम बोलेंगे कि इसको मैंने यूज करना है थीम कॉन्टेक्स्ट। कहाँ से आएगा, थीम कॉन्टेक्स्ट के साथ। ये थीम कॉन्टेक्स्ट हमने वहां पर उधर डिफाइन किया है, ठीक है, सब कुछ हमने डिफाइन किया है। थीम कॉन्टेक्स्ट मेरे पास है, एक जे वाला कंपोनेंट है, उसके बीच जे वाली वैल्यूज है उसको मैंने यूज करना है। बेसिकली हम इसको जे बोल रहे हैं। ये काम कौन करेगा, यूज कॉन्टेक्स्ट वाला। अगर पिछले वीडियो में आपको यूज कॉन्टेक्स्ट नहीं क्लियर हुआ तो यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। रिटर्न, रिटर्न में क्या करेगा, तो बटन लगा दो। यहाँ पे बटन लगाना है, बटन तो लगेगा क्योंकि हमने यहाँ पर एक टॉगल बनाना है, तो मैं यहाँ पे ऑन क्लिक को बोलूंगी इसको, जो हमने उधर लिखा था ना टॉगल थीम, अब यहाँ पे ध्यान देना है आपने, यहाँ पे टॉगल थीम ही आना है क्योंकि इसको मैंने यूज किया है यहाँ पे। ये देखो टॉगल थीम है ना। अब देखो यहाँ पे कमाल देखो रिएक्ट का, एक दूसरे पेज में मैं इसको डिफाइन करी हूँ लेकिन इसको यूज करी हूँ इस वाले पेज में। कितनी ज्यादा आसान है रिएक्ट, ये सब अगर जावा स्क्रिप्ट वगैरह हम करते हैं ना तो बहुत प्रॉब्लम होती है, ऐसे एक एक पेज का कोड हम दूसरे पेज में यूज करते हैं ना, बहुत इशू होता है। रिएक्ट में हम बहुत आसानी से यूज कर सकते हैं। टॉगल थीम को मैंने यहाँ पे डिफाइन किया लेकिन इसकी वर्किंग चल रही है इस वाले पेज पे, ये है इसकी वर्किंग, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे मैं इसको इधर भी हम कुछ लिखे ही देते हैं। जो बटन क्रिएट किया है इसके ऊपर हम लिखेंगे, जहाँ हम इसको एंटर कर देते हैं स्विच टू। अब यहाँ पे मैं एक चीज ऐड करूंगी जो बिल्कुल ऑप्शनल है, लेकिन ये आपके जो कोड है ना उसको बहुत ही प्रोफेशनल बना देगा। इसको हम बाद में समझेंगे, फिलहाल मैं लगा देती हूँ। इधर मैं लिखूंगी डार्क। ये बेसिकली काम करेगा कि वहां पे लिखा क्या नजर आएगा, अगर वहां पे डार्क हो तो लाइट आ जाए, लाइट हो तो डार्क आ जाए।
तो ये वहां पे हमारे यूआई मतलब यूजर इंटरफेस में लिखा नजर आएगा हमारे ब्राउजर पे। चलिए ये तो हो गया हमारे पास, हमने इसको कॉल कर दिया, लेकिन हमें यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा। जब तक इंपोर्ट नहीं करते तब तक हम इसको यूज नहीं कर पाते। किसको नहीं यूज कर पाते? थीम कॉन्टेक्स्ट को। थीम कॉन्टेक्स्ट को इंपोर्ट कर दो। कहाँ से इंपोर्ट करना है? फ्रॉम। अब यहाँ पे आपने बोलना है मेरे पास कॉन्टेक्स्ट वाला एक फोल्डर है, यही है कॉन्टेक्स्ट वाला एक फोल्डर है, उसके अंदर थीम कॉन्टेक्स्ट है, ये वाला पेज। अब यहाँ पे चलते हैं, ये वाला पाथ देना जरूरी है। ये कॉन्टेक्स्ट वाला फोल्डर है, उसके अंदर थीम कॉन्टेक्स्ट वाला एक पेज है, ठीक है, उसको हम यहाँ पे इंपोर्ट कर रहे हैं। ये वाला हटा दो। ये हो गया इसका काम खत्म। इसको सेव करो। और ये वाला क्या है, क्या हटा दिया हमने, ये भी जाएगा इसके साथ में। चलिए ये तो हो गया हमारे पास कोड कंप्लीट। ठीक है, थीम स्विचर का भी। अब थीम बटन की बारी है। थीम बटन अब हमने वो क्रिएट भी करना है कि लाइट डार्क भी आए। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, इसमें बेसिकली हम यूज करेंगे अपनी CSS, रिएक्ट, फ्रॉम रिएक्ट। इधर कॉन्स्ट क्रिएट कर लो एक, इसका नाम रखेंगे थीम बटन। जो भी कंपोनेंट का नेम होगा उसका जो काम है उसके साथ ही मिलता जुलता रखा करो, आपको पता चल जाएगा। कॉन्स्ट जहाँ पे हमने किसको यूज करना है, थीम को। अब यही वो वेरिएबल है जिसको हम बार बार यूज कर रहे हैं। अगर आपको कॉन्टेक्स्ट एपीआई अभी तक समझ नहीं आया तो यहाँ पे देखो, इधर चलते हैं। इधर मैंने थीम को यूज किया है एक बार, इधर देखो, ये मेरे पास एक थीम हो गई। और हमने इसको यूज किया था कॉन्टेक्स्ट वाले में, थीम सेम ये वाला जो थीम वाला हमने प्रोवाइडर क्रिएट किया है ना, इसी को बार 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 हर एक कंपोनेंट में यूज करते जा रहे हैं। यहाँ पे मैंने थीम नाम का वेरिएबल क्रिएट कर दिया, इसको मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ, फिर मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ। तो दो दो तीन तीन हम कंपोनेंट्स में जाके इसको यूज कर रहे हैं। अभी हम यहाँ पे थे बटन पे, हमने जाना है बटन वाले पेज पे, ये वाला। और ये वाला थीम वाला जो है हम इसको बोलेंगे कि इसको मैंने यूज करना है, यूज कॉन्टेक्स्ट हम यहाँ पे लिखेंगे। तो मेरे पास यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट आना चाहिए, क्योंकि मैंने इसको बोलना है कि ये वाला जो थीम है ना, जो हमने क्रिएट किया है, वो कोई यूज कॉन्टेक्स्ट के हाँ साथ ही हम इसको यूज कर सकते हैं। तो ये भी एक आपके माइंड में बात होनी चाहिए कि हम हमेशा यूज कॉन्टेक्स्ट के साथ ही इसको यूज करते हैं, जो भी हम प्रोवाइडर के बीच लगाते हैं। अब यहाँ पे जो यूज कॉन्टेक्स्ट है इसको बोलो थीम बटन, थीम कॉन्टेक्स्ट आएगा। हम यहाँ पे थीम कॉन्टेक्स्ट को यूज करेंगे। ये पूरे का पूरा वही है जो हमने पहले यूज किया था। अब यहाँ पे सिर्फ अपने CSS ऐड करूँ, कॉन्स्ट स्टाइल्स। CSS कैसे ऐड करते हैं इसकी अलग से वीडियो बनाऊंगी, कैसे हम लगाते हैं। फिर भी यहाँ पे हम इसको लगा देते हैं। बैकग्राउंड मैं चाहती हूँ कि बैकग्राउंड कलर इसका हो जाए, बैकग्राउंड कलर चाहिए थीम, ये वाला जो इसको हटाओ। कैसे लगाएंगे बैकग्राउंड कलर? थीम ट्रिपल इज इक्वल टू, या तो लाइट हो, टर्नरी ऑपरेटर, या तो अब यहाँ पे कलर लिखना है कोई, मैं ये वाला लगा देती हूँ। एक ये रहेगा, कॉमा, एक और लगाना है तो एक लगा देते हैं ये वाला। कोई भी कलर लगाना है बस, कैसे भी लगा दो। या तो लाइट रहेगा, या तो ये वाला रहेगा, जो डार्क भी हो सकता है। और यहाँ पे ये कॉमा नहीं आएगा, अब सही है, ऐसे आएगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिखूंगी कलर। अब ये कलर जरूरी नहीं है, मैं यहाँ पे थीम लिखूंगी, ट्रिपल इज इक्वल टू लाइट, टर्नरी ऑपरेटर, कलर मतलब टेक्स्ट कलर, या तो ये वाला हो जाए। चलिए कॉमा लगाओ, पैडिंग थोड़ी सी ऐड कर दो, 10 पिक्सल। कोई भी CSS प्रॉपर्टी ऐड करते जाओ। एक बॉर्डर भी लगा दो, या बॉर्डर नन कर दो, और बॉर्डर रेडियस ऐड कर दो। यहाँ पे एक कॉमा, बॉर्डर रेडियस थोड़ा सा ऐड कर देते हैं 5 पिक्सल का, बस इतना सही है। चलिए ये हो गया। अब यहाँ पे हमने इसको रिटर्न भी करना है। रिटर्न कर दो किसको, बटन को। स्टाइल इज इक्वल टू, जो भी मैंने अभी वेरिएबल बनाया है बस उसको कॉल कर देंगे।
तो यहाँ पर हम इसको करेंगे, इधर लिखना भी है कुछ, थीम्ड बटन। अब यहाँ पे क्या होगा, जब भी क्लिक करेंगे तो ये वाला जो स्टाइल्स वाला मैंने वेरिएबल क्रिएट किया है, इसके अंदर जो भी वर्किंग है वो हमारे पास अप्लाई हो जाएगी। अब हम चलते हैं ऐप डॉट जेएसपी, इसको हम हटा देते हैं। इंपोर्ट कर लो रिएक्ट को। इन सारे के सारे कंपोनेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए हमने अपने रिएक्ट वाले जो ऐप डॉट जेएस फोल्डर होता है उसके अंदर ऐड करना है। तो मैं यहाँ पे कॉन्स्ट एक ऐप नाम का बना देती हूँ जो हमारे पास मेन रहेगा, ऐप डॉट जेएस। रिटर्न कर दो, रिटर्न बाद में करते हैं, इसको एक्सपोर्ट भी कर देते हैं, डिफॉल्ट ऐप। ये वाला जो रिटर्न है इसके पीछे सबसे पहले तो हम किसको लगाएंगे, थीम। सबसे पहले आएगा थीम प्रोवाइडर, तो यहाँ पे आएगा थीम प्रोवाइडर। तो सारे का सारा जो भी कोड आएगा इसके बीच आएगा। डिव लगा देते हैं, यहाँ पे इसको भी स्टाइल दे देते हैं, ये ऑप्शनल है। इसकी पैडिंग थोड़ी सी ऐड कर देते हैं 20 पिक्सल की, कुछ ऐसे दिखेगा, ठीक है। और थीम प्रोवाइडर हो गया मेरे पास। H1 में भी लिख देते हैं कुछ, थीम स्विचर। तो ये मेरे पास वहां पे आउटपुट में नजर आएगा। चलिए, सबसे पहले इंपोर्ट करो हर एक चीज को। इंपोर्ट करना है, किसको करना है, थीम। पहले तो थीम प्रोवाइडर को इंपोर्ट करो। कहाँ से करना है, फ्रॉम। यहाँ पे आपका जो पाथ है बिल्कुल सही आना चाहिए। इंपोर्ट करना है फ्रॉम, यहाँ पे आएगा मेरे पास एक कॉन्टेक्स्ट वाला फोल्डर है, कॉन्टेक्स्ट है, उसमें है थीम कॉन्टेक्स्ट। वहां से इसको इंपोर्ट करना है थीम प्रोवाइडर को। आप थीम प्रोवाइडर में जाके एक बार चेक कर सकते हैं, हमने इसको बोला है कॉन्टेक्स्ट वाला है, इसके बीच ये है। तो यहाँ पर मेरे पास थीम प्रोवाइडर है, ये देखो। थीम प्रोवाइडर को हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं ऐप डॉट जेएस में। उसके बाद इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट करना है थीम स्विचर को फ्रॉम। थीम स्विचर कहाँ पे है हमारे पास, यहाँ पे चलो, मेरे पास कंपोनेंट्स वाला एक फोल्डर है, उसके अंदर है क्या, थीम स्विचर। चलिए ये भी हो गया। एक और इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट कर लो थीम स्विचर, थीम बटन। तो जहाँ पे आएगा बटन, कहाँ से करना है, कंपोनेंट्स वाला फोल्डर है, उसके अंदर थीम बटन वाला एक कंपोनेंट है जो पेज है, उसको इंपोर्ट कर लो। अब इन सबको हम यहाँ पे लगा देते हैं, थीम बटन ऐसे, और थीम स्विचर इसके ऊपर आया। अब यहाँ पे बहुत ही मेन एक बात है ध्यान देने वाली, पहले मैं यहाँ पे लगा देती हूँ, एक मेरे पास आएगा थीम स्विचर। अगर आप बटन जहाँ पे बाद में लिखते हैं तो बटन बाद में नजर आएगा, अगर जहाँ पे बटन आप ऊपर लिख देते हैं तो ऊपर नजर आएगा। ये हमारे पास रिएक्ट में ऐसे ही होता है, जैसे जैसे आप रेंडर करते जाएंगे कंपोनेंट्स को, वैसे वैसे ही आपको आउटपुट दिखेगी। अब जहाँ पे अभी कंप्लीट ही हमारे पास रेंडर नहीं हुए, ये कौन सा मटेरियल नहीं मिल रहा, कंपोनेंट्स वाले फोल्डर में थीम बटन है वो नहीं मिल रहा। कंपोनेंट्स वाला जो फोल्डर है उसके अंदर थीम बटन है, तो थीम्ड बटन है, यहाँ पे आएगा थीम्ड, डी आएगा, यहाँ पे भी डी आएगा। थीम प्रोवाइडर है, इसको भी चेक कर लेते हैं कॉन्टेक्स्ट वाले पेज में। कॉन्टेक्स्ट वाला जो मेरे पास फोल्डर है उसके अंदर थीम प्रोवाइडर है, ये वाला, ये देखो अभी तक ये ऐसे ही है। इसको कॉपी कर लेते हैं एक बार, यहाँ पे पेस्ट करो, पेस्ट। और ये है कहाँ पे, कंपोनेंट्स वाला है, यहाँ पे है मेरे पास कॉन्टेक्स्ट, सही है, कॉन्टेक्स्ट है, ये भी सही है। और यहाँ पर जो मैंने एक ही डॉट आएगा, ये वाला जो पाथ है आपको सिलेक्ट सेट करना चाहिए। अगर आपके एक फोल्डर में है, एक फोल्डर है उसके अंदर ये वाला पेज है, तो आपने एक डॉट स्लैश लगानी है। अगर आपके पास कॉन्टेक्स्ट वाला फोल्डर है उसके अंदर एक और फोल्डर है, देन आपने दो डॉट लगाने हैं। तो यहाँ पर ये ध्यान देना है। और यहाँ पे भी थीम्ड बटन करो, और ये हो गया, चलिए ये तो हो गया ओके। अब यहाँ पे जो मेरे पास मेन इशू है वो यहाँ पे है थीम प्रोवाइडर वाले पे, क्योंकि हमने वहां पर नहीं लगाया, इसको एक्सपोर्ट नहीं किया। इसको कॉपी करो, यहाँ पे मैंने ऐप लिखा हुआ है तो यहाँ पे आएगा थीम प्रोवाइडर। इसको फिर से एक बार रिफ्रेश कर देते हैं,
अब जो थीम प्रोवाइडर है, अभी यहाँ पर देख लेते हैं, थीम प्रोवाइडर वाज नॉट फाउंड। फिर से एक बार रिफ्रेश करना पड़ेगा। कई बार हमारे पास प्रॉपर रिफ्रेश नहीं होता, सेव भी नहीं होता। चलिए इसको देख लेते हैं क्या इश्यू है इसमें। इंपोर्ट करना है, यहाँ पे जो दूसरी एरर है उस पे चलते हैं। जो पहले वाली, कई बार ऐसा होता है दो एरर हमारे पास रिलेटेड होते हैं, क्योंकि इसको मैंने इंपोर्ट कर लिया है बिल्कुल अच्छे से। ये मेरे पास है स्विचर वाला, इंपोर्ट नहीं किया हमने। यहाँ पे देखो, ये वाला थीम स्विचर है, इसको आपने एक्सपोर्ट करना है। तो एक्सपोर्ट हमेशा ही करना होता है, नहीं तो हमारे पास वो वर्क ही नहीं करेगा। तो किसको एक्सपोर्ट करना है? थीम स्विचर को। इसको रिफ्रेश करो, तो वो वाली एरर हमारे पास अभी जानी चाहिए। तो कई बार हमारे पास पेज भी रिफ्रेश नहीं होता अच्छे से। सेम ऐसे ही हमारे पास थीम्ड बटन है, इसको भी एक्सपोर्ट नहीं किया। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट थीम्ड बटन। हर एक कंपोनेंट को आपने इंपोर्ट कर देना है, इंपोर्ट करके एक्सपोर्ट करना होता है। चलिए वो भी हो गया। अब यहाँ पर दूसरी जो एरर है वो भी देख लेते हैं। कॉन्टेक्स्ट एपीआई। अब हम चलते हैं थीम्ड बटन पे। तो यहाँ पे थीम्ड बटन है, यहाँ पर जिसको भी हम यूज कर रहे हैं, जिस भी कंपोनेंट को यूज कर रहे हैं, हमेशा उसको इंपोर्ट किया जाता है। कोई भी कंपोनेंट हो, तो मैं यहाँ पे यूज इसको कर रही हूँ, थीम कॉन्टेक्स्ट को। तो मुझे यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट को इंपोर्ट करना पड़ेगा। कहाँ से इंपोर्ट करना है वो भी बताओ। अब यहाँ पे मैं अगर डबल डॉट लगाऊं तो मेरे पास कॉन्टेक्स्ट, ये वाला फोल्डर है, उसके बीच मेरे पास थीम कॉन्टेक्स्ट है, उसको मैं यूज कर रही हूँ। पहले इसको सेव कर देते हैं। अब यहाँ पे वो वाली एरर नहीं है कि हमें जो थीम कॉन्टेक्स्ट है वो डिफाइन नहीं किया गया, यहाँ पे एरर थी, ठीक है। वो वाली एरर चलेगी, हमने सब कुछ डिफाइन कर दिया है। इसको हमने इंपोर्ट जरूर करना होता है जिस भी चीज को हम यूज करेंगे। अब मैंने यहाँ पे डबल डॉट लगाया है क्योंकि ये दोनों एक एक अलग अलग फोल्डर में है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको मूव करने के लिए इस वाले फोल्डर में जाना पड़ेगा। ये हो गया। अब यहाँ पे एरर देख लेते हैं, हर एक एरर को आपको समझना आना चाहिए। अगर आपके पास ये देखो ऐसे एरर आ रही है, ये वाला है मेरे पास, ये इसको मिल ही नहीं रहा, तो आपने क्या करना है, एक डॉट हटाओ, इसको कर लो सेव, इसको करो रिफ्रेश। तो यहाँ पर अगर आपके पास एरर चली जाए तो सही है। कई बार हमारे पास इसको सोर्स मिलता ही नहीं इसका है। अब देखो अभी भी इसको सोर्स नहीं मिला, मतलब यहाँ पर हमारे पास डबल डॉट ही आना है। सिंगल डॉट और डबल डॉट डॉट का बहुत बड़ा रोल होता है। इसकी डायरेक्टरी बिल्कुल फिक्स होनी चाहिए, जहां पे है वही उसका पाथ लिखना है आपने। अगर आपके पास कोई ऐसी एरर आ रही है मॉड्यूल नॉट फाउंड, इसका मतलब उसका पाथ गलत है। अगर ऐसी एरर आ रही है तो उसको एक्सपोर्ट हमने सही से नहीं किया। अब यहाँ पे मेरे पास जो एरर आ रही है, पहले यहाँ पे देख लेते हैं मॉड्यूल नॉट फाउंड। तो इसको वो मॉड्यूल नहीं मिल रहा, कौन सा? इधर देख लेते हैं कौन से पेज पे है। ये है मेरे पास कॉन्टेक्स्ट थीम कॉन्टेक्ट, यहाँ पर जो मैंने इसको यूज किया है थीम स्विचर। क्योंकि यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट नहीं है, यहाँ वहां पर है कॉन्टेक्स्ट, एस है साथ में, यहाँ पे देखो एस नहीं लिखी हमने। जो फोल्डर का नाम है बिल्कुल वही आना चाहिए। इसको करो रिफ्रेश। मॉड्यूल नॉट फाउंड वाले सारे के सारी एरर चलेगी हमारी, बिल्कुल जो पाथ बिल्कुल सही है हमारे पास। ये वाली जो एरर है एक्सपोर्ट वाली है सारी। अब चलिए मैं आपको एक नई बात सिखाती हूँ जहाँ पे, तो आपके लाइफ टाइम ये काम आएगी। जहाँ पर मेरे पास जो एरर है ना, पहले एरर को समझना है कि ये बोल क्या रही है। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं पॉसिबल हमारे पास डिफॉल्ट होता है। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, अ, हम चलते हैं यहाँ पे, ये वाला एक मैंने थीम प्रोवाइडर को एक्सपोर्ट किया है। तो यहाँ पे ये बाय डिफॉल्ट होता है, मतलब यहाँ पे हमें डिफॉल्ट नहीं लिखना पड़ता, ये एक बाय डिफॉल्ट होता है। हम इसको हटा देंगे, लेकिन साथ में इसके आएगा थीम प्रोवाइडर। ये दोनों आने हैं, इसको कंट्रोल एक्स करो, ये वाला। एक तो हम इसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं, एक दूसरा है थीम कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि इसको भी हमें एक्सपोर्ट करना पड़ता है। पहले इसको रिफ्रेश कर देते हैं, रिफ्रेश। अब हमारी सारी की सारी एरर चलेगी। अब यहाँ पे ये आपने माइंड में रखना है, जिधर भी आपने प्रोवाइडर क्रिएट किया है, हर एक पेज पे नहीं लगाना। जिधर आपने प्रोवाइडर क्रिएट किया है, प्रोवाइडर के साथ हमेशा ही उस थीम जो हमने एक क्रिएट किया है ना कॉन्टेक्स्ट, उसको भी एक्सपोर्ट किया जाता है। लेकिन यहाँ पे जो बाई डिफॉल्ट होता है, हम यहाँ पे डिफॉल्ट नहीं लिखते, ऐसे इसको एक्सपोर्ट किया जाता है।
ये काम सिर्फ आपने उसी पेज पे करना है जिधर आपने किसी भी कॉन्टेक्स्ट एपीआई को क्रिएट किया है, बाकी सब पे नहीं करना। अब जहाँ पे ये वाला स्टाइल वाला है, ये इसको नहीं मिल रहा, जहाँ पे हमने सीएसएस लगाई है, बाकी सारा हमारा कोड ओके है। अब यहाँ पे चलते हैं जिधर मैंने लगाया है ये वाला स्टाइल्स वाला, यहाँ पे मैंने इसको बोला है ये वाला एक वेरिएबल है, तो ये वर्क करना चाहिए। दोनों वेरिएबल पहले तो ये मैच करने चाहिए, ये अप्लाई भी होना चाहिए। पहले तो यहाँ पे थीम्ड आएगा, थीम नहीं आएगा, तो मैंने जहाँ पे नाम इसका गलत लिखा है, चेक कर लेते हैं। थीम्ड बटन है मेरे पास, रिफ्रेश करो, ये थीम्ड बटन, ये तो हो गया सही। अब यहाँ पे ये स्टाइल्स वाला है, स्टाइल इज डिक्लेयर बट इट इज, यहाँ पे देखो एरर आपको यहाँ से ही पता चल जाएगी। डिक्लेयर तो किया है लेकिन इसकी वैल्यू है वो रीड नहीं कर पा रहा है, मतलब उसको इसका जो स्कोप है मिल ही नहीं रहा, कहाँ पे है ये। ऐसे इसमें कुछ भी नहीं है, बस यहाँ पे मिस्टेक है छोटी सी, क्योंकि ये एक वेरिएबल है, तो वेरिएबल को हम हमेशा ही कर्ली ब्रैकेट के बीच लगाते हैं। तो बस ऐसे ही आना चाहिए, इसको ये मिल ही नहीं रहा है एक्चुअली में, ये है क्या। अब जहाँ पे सही है, अब उसको पता है स्टाइल्स वाला तो वेरिएबल है, तो वेरिएबल को ढूंढ लेगा कहाँ पे है, उसकी वर्किंग यहाँ पे ऐड हो जाएगी। इसको रिफ्रेश कर देते हैं, रिफ्रेश। अब यहाँ पे बटन आ गया स्विच टू डार्क, अब यहाँ पे देखो डार्क, यहाँ पे लाइट, इधर भी नजर आ रहा है स्विच टू लाइट। यहाँ पे अगर डार्क है तो यहाँ पे लाइट नजर आना चाहिए, यहाँ पे अगर लाइट है तो यहाँ पे डार्क लिखा नजर आना चाहिए। तो ये टास्क मुझे मिला था, इसीलिए मैंने इस एग्जांपल को क्रिएट किया है, ताकि आपको भी पता चले कॉन्टेक्स्ट एपीआई के साथ स्पेशली क्रिएट करना होता है इसको, वो कैसे करते हैं। तो यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट एपीआई के साथ बहुत सारे प्रोजेक्ट आप क्रिएट कर सकते हैं। तो ये आई होप आपको यहाँ से क्लियर हो गया होगा, किसी भी वेरिएबल को हम एक कंपोनेंट से दूसरे भी कंपोनेंट के बीच कैसे यूज करते हैं। छोटे छोटे कंपोनेंट हम क्रिएट करके बहुत बड़ी एक वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपके पास ये आउटपुट आ गया तो सब कुछ ओके है, ठीक है। तो बस यही हमने क्रिएट करना था। यहाँ पे हमारा ये वाला जो टास्क है हमारा जो कंप्लीट हो चुका है मॉड्यूल। यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट एपीआई हो गया, प्रोवाइडर कंज्यूमर हो गया, यूज कॉन्टेक्स्ट के साथ कैसे लगाते हैं, बेसिकली ये साथ साथ ही चलता है। यूज कॉन्टेक्स्ट हमेशा साथ ही चलेगा इसके, इसीलिए हमने यहाँ पे इसको ऐड किया है, ठीक है। ये हो गया हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।